अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम ओबी का जो लेक्चर है उसमें हम फर्दर अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ही कंसेप्ट को जो है मज़ीद इलेबोरेट करेंगे और हम आगे चलते हुए आज इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है। उसमें हमने देखा था कि जब वर्क फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है, फॉर्मलाइजेशन हो जाती है, सेंट्रलाइजेशन हो जाती है, स्पैन ऑफ कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, इन सारे कंसेप्ट को लेते हुए हम आगे चले थे और हमने देखा था कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स किस किस तरह के बनते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर था, फिर हमारे पास एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास एक और स्ट्रक्चर था जिसको हम मैट्रिक्स कह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट में लेक्चर में डिस्कस की थी। अब हम देखेंगे कि जो हमने एक स्पेसिफिक डिज़ाइंस पढ़े उसके अलावा हमारे पास ऐसी कौन सी और ऑप्शंस भी हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बन सकती हैं। यानी जो तीन हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, क्या उनके अलावा भी कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं, बनाए जा सकते हैं, या किस तरह बनाए जा सकते हैं अगर बनाए जाते हैं तो ये होगा हमारा आज का लेक्चर। इसमें ऑल्टरनेट डिज़ाइन में सबसे पहला जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका नाम है हमारा द वर्चुअल स्ट्रक्चर। हमारा वर्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट आउटसोर्सेज मेजर फंक्शंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि आउटसोर्स कर लेती है एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन को। लेट्स सपोज कि हमारी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम एक हाइपोथेटिकल नेम दे देते हैं ए का। ये हमारे पास एक थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ज़्यादा वर्क फोर्स है, इसको हम नाम दे देते हैं बी का। ठीक है, तो जो ए है वो ऑल्दो के वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन क्या है कि उसमें जो लोग वर्क कर रहे हैं वो इतने अच्छे से एक दूसरे से उनकी बॉन्डिंग हुई हुई है और वो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं और वो इतनी एक गुड वे में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि उन्होंने इस ग्रुप ने आउट परफॉर्म कर दिया है इस बड़े ग्रुप को, बी को। आउट परफॉर्म क्या होता है कि आप इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दें कि आप अपने कंपेटिटर से, जिससे आपका मुकाबला हो रहा है या जिसके साथ आप जा रहे हैं, जिसके साथ आपका कंपटीशन हो रहा है, आप उससे एक्सेल कर जाएं, आप उससे हाई पोजीशन पे चले जाएं। ठीक है, जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, एक ही क्लास में दो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 10 मार्क्स के किसी टेस्ट में एक के मार्क्स जो हैं वो 9 आ गए हैं, एक के 7 आए हैं, तो हम कहेंगे कि 9 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है उसने आउट परफॉर्म कर दिया है 7 मार्क्स वाले स्टूडेंट को। ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ऑल्दो ए का साइज छोटा था लेकिन उसने इतने अच्छे तरीके से काम किया कि उसने बड़े ग्रुप को आउट परफॉर्म कर दिया, उसको पीछे छोड़ दिया। तो वो ग्रुप हमारा वर्चुअल स्ट्रक्चर की बेस पे बना हुआ होगा। ठीक है, वर्चुअल स्ट्रक्चर हमारा पास क्या होता है कि हम उसको मॉड्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, हम उसको नेटवर्क भी कह देते हैं। नेटवर्क हम उसको क्यों कह देते हैं? क्योंकि ऑल्दो वो स्मॉल होता है लेकिन एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और चौथे से पांचवा, ये सब लोग आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग किए हुए होते हैं कि वो जस्ट लाइक अ नेटवर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो देयर इज अ लाइक नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारा एक एग्जेक्टिव ग्रुप होता है, उसके हमारे पास क्या होता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। लेट्स सपोज कि आप कोई भी आपका एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का आपका काम है। ठीक है, तो आप वर्चुअली उसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे कि आप उसकी जो फैक्ट्रीज होंगी डिफरेंट सिटीज़ में, आप उन सब को जाके कहेंगे कि हम ये वाला कोई भी जो टास्क है वो अरेंज कर रहे हैं, तो आप उस टास्क की बेस पे जहाँ जहाँ भी उसका नेटवर्क होगा, उस आपकी एजेंसी का जिस भी सिटी में या एक ही कंट्री के जिस भी सिटी में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस कंट्री में, आप उन सबको एक एक काम जो है वो असाइन कर देंगे। तो क्या होगा कि उनका
एक नेटवर्क बन जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे फैला हुआ। जब वो नेटवर्क आपस में कंबाइन होके वर्क करेगा तो वो क्या होगा, एक वर्चुअल स्ट्रक्चर को बना देगा। ठीक है, वर्चुअल जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो समटाइम्स क्या होता है कि आप फेस टू फेस इंटरेक्शंस करके नहीं भी बना रहे होते। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने ये बात की है एजेंसी की, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, डिफरेंट अगर कंट्रीज़ में उसके हेड ऑफिसेज हैं या उसका कोई ऑफिस है वर्क कर रहा है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो मीटिंग होगी तो एक कंट्री से जो उसका एक मेंबर है वो दूसरे कंट्री में जाएगा, ट्रैवल करेगा, वहाँ पे सारे वो उसके काम होंगे और वो फर्दर वो सारा अपनी जो ड्यूटीज़ है वो वहाँ लेके जाएगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई ऑनलाइन इस तरह का सेटअप किया हुआ हो कि दो डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठे हुए लोग आपस में बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करें और एक दूसरे को बताएं कि हमने ये काम किया है, हमारी कंट्री में ये चीज़ ऐसे वर्क करी है, आपकी कंट्री में कैसे वर्क करी है। वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस करें और डिस्कस करके वो अपनी वर्क पोजीशन है वो उसको मज़ीद इन्हेंस कर लें और अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो इस नेटवर्क में मज़ीद सेग्रीगेट कर दें, मज़ीद फैला दें। ठीक है, इसीलिए इसको वर्चुअल जो है वो कहा जाता है, क्योंकि फ़ेस टू फेस इसमें काम नहीं हो रहा होता, लेकिन जिस ग्रुप में ये काम हो रहा होता है वो इतना अच्छा वर्क कर रहा होता है कि वो अपने साइज़ के, अपने से बड़े साइज़ के ग्रुप के, अपने से बड़े साइज़ की ऑर्गेनाइजेशंस को भी पीछे छोड़ देता है, आउट परफॉर्म कर जाता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि हमारा टीम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। वर्चुअल स्ट्रक्चर हमने देखा, अब हम चले जाते हैं अपने टीम स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है जी, हमारा टीम स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारी डिपार्टमेंट्स को एम्पावर्ड टीम से जो है वो रिप्लेस कर देता है। किस तरह रिप्लेस कर देता है, लेट सपोज इसका डिपार्टमेंट नंबर 1 था, डिपार्टमेंट नंबर 2, 3, 4 एंड 5। लेट सपोज कि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई भी जो इनको काम दिया गया है सारे अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये लोग जब 1 जो है वो 2 से मिल जाएगा, 2 जो है वो 3 से मिल जाए और 5 जो है वो लेट सपोज 4 से भी मिल जाता है और 3 से भी मिल जाता है। तो 5 लोगों की बेस पे हमने 3 टीम्स बना ली। तो क्या होगा, जब ये टीम्स एक फॉर्म में काम करेंगी तो हम कहेंगे कि इन्होंने टीम स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, हो सकता है कि 5 लोग ज़्यादा टीम्स बना लें, या ये भी हो सकता है कि एक ही पर्सन हो और वो इन सारी टीम्स में हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो टीम स्ट्रक्चर हमारा बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। लेट सपोज कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, एक कोई टीचर है वो इंग्लिश का है, एक कोई टीचर है वो मैथमेटिक्स का है, एक कोई टीचर है कि वो साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो क्या होगा कि जब वो अपनी मैनेजमेंट की किसी मीटिंग में जाएंगे या अपने किसी ऐसे परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करवाने जाएंगे या किसी अथॉरिटी से बात करने जाएंगे, तो उस वक्त वो एक फैकल्टी मेंबर होंगे, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे कि मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ या मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। उस टाइम उनसे साइंस या मैथ्स की बात नहीं हो रही होगी, उस टाइम उनसे टीम की बात हो रही होगी कि भाई आप क्या कर रहे थे, आपने कितने लेक्चर लिए, कितने नहीं लिए, क्या वर्क किया, क्या नहीं किया। ठीक है, तो जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग एक काम कर रहे होते हैं तो वो मिल के टीम स्ट्रक्चर को बना रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट है टीम स्ट्रक्चर का। टीम स्ट्रक्चर हर जगह पे होता है, छोटे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, एक जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें भी होता है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि उनके हर कंट्री में उनकी सब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो उनमें भी होता है। ये हमारे पास कोई NGOs वर्क कर रही होती हैं, उनमें भी होता है। गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी हो सकता है। कहीं भी जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वर्क करते हैं तो वो टीम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास टीम स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं हमारे पास टीम स्ट्रक्चर के साथ ही एक कंसेप्ट होता है
उसको हम कहते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर। सर्कुलर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। एग्जेक्टिव जो है वो सेंटर पे बैठे हुए होते हैं और वो सारे स्ट्रक्चर को जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं और उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। लेट सपोज कि ये हमारे पास एक डॉटेड सर्कल है, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या होगा सर्कुलर स्ट्रक्चर में, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक मेन मेंबर होगा या जो उनका कोई मैनेजर होगा, लेट सपोज वो इधर इस पोजीशन पे वो बैठा हुआ होगा। अब ये फिजिकली इस पोजीशन पे की बात नहीं हो रही, वर्क में किस तरह से वो ड्यूटीज सबको चेक कर रहा है ये उसकी बात हो रही है। लेट सपोज कि वो किसी ऐसी सेंट्रल पोजीशन पे होगा जहाँ से वो इस मेंबर को भी चेक कर सकेगा, इस मेंबर को भी चेक कर सकेगा, इसको भी चेक कर सकेगा, इसको भी चेक कर सकेगा, इसको भी चेक कर सकेगा। इंडिविजुअली भी वो हर एक को चेक कर रहा है और क्या है कि वो उनका एक दूसरे से कनेक्शन भी चेक कर रहा है। तो ये हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म में काम हो रहा है, यानी ड्यूटीज जो है वो एक सर्कुलर मोशन में डिवाइड हो रही है। 5 1 से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, 5 3 से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, 4 2 से भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, 4 3 से भी कर रहा है और 4 एट अ टाइम अपने बॉस से भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत सारे लोग आपस में एक सर्कल जो है वो रिपीट होता हुआ जा रहा है, काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ वाई हम इसको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर कह रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो सर्कुलर नहीं था, ऑल्दो यहाँ पे भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग एक एक दो दो काम कर रहे थे मिलके, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होके काम नहीं कर रहे थे, ये बस वही काम कर रहे थे जो उनको बताया गया था। यहाँ पे क्या है कि एक सर्कल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लेबर वर्क का एक सर्कल है जो चलता जा रहा है और उसी पॉइंट पे दोबारा वापस आ रहा है, फिर वो दोबारा रोटेट कर रहा है। तो इसलिए हम इसको सर्कुलर स्ट्रक्चर कह रहे हैं। बेसिकली वर्क इनका सेम ही होता है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है। यहाँ पे ये और तरह से स्ट्रक्चर हुआ होता है, यहाँ पे ये और तरह से स्ट्रक्चर हुआ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी डाउन साइजिंग कैसे करती हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस अपने वर्क जो उनकी फोर्स होती है, जो उनकी लेबर फोर्स होती है, वो उसको किस तरह से मैनेज करती हैं जब लेबर फोर्स काम नहीं करती। डाउन साइजिंग। अच्छा जी, डाउन साइजिंग हमारे पास क्या होती है। लेट सपोज हम इधर एक रफ फॉर्म ऑफ ग्राफ बना लेते हैं। ये कोई भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, लेट सपोज कि हम 2010 से चलते हैं और अब प्रेजेंट ईयर जो हमारे पास है वो 2020 है। 2010 में उनकी वर्क फोर्स जो है वो इतनी थी, ठीक है, सब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि इकोनॉमिक डाउनफॉल आया, लेट सपोज, और क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ी सी और हायरिंग कर ली जिनसे काम उनका यहाँ तक चला गया। लेकिन जो नए मेंबर्स हायर हुए थे उन्होंने इतना बुरा काम किया कि उन्होंने इस वाले ग्राफ को भी ख़राब कर दिया, तो उन्होंने डाउन साइजिंग कर दी कंपनी ने। तो 2013 में क्या हुआ कि वो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे था वो चलता चलता अब यहाँ पे आ गया, यानी कुछ मेंबर्स को निकाल दिया गया, डाउन साइजिंग हो गई। ठीक है, तो इतने मेंबर रह गए। अब क्या हुआ कि 2013 में जितने मेंबर रह गए, तो जो मेंबर्स जिनको निकाला गया है, जाहिर है वो भी कोई ना कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, तो जो उन मेंबर्स की ड्यूटी थी निकाले हुए मेंबर्स की, वो ड्यूटी भी इन मेंबर्स में डिवाइड कर दी गई। ठीक है, बाय द टाइम मज़ीद वक्त आगे गया, 2015 में उनकी दोबारा अप्रेजल्स बनाई गई और फिर देखा गया कि कुछ लोग तो बिल्कुल भी अपना वर्क सही परफॉर्म नहीं कर रहे थे और मज़ीद भी 2-4 लोगों को निकाल दिया गया। तो ग्राफ जो है वो यहाँ पे आके रुक गया। वो ग्राफ जो इस पॉइंट पे था वो इतना ज़्यादा कम हो गया 2015 में। ठीक है, 2017 में दोबारा इवेल्युएशन की, कंपनी ने न्यू मैनेजर हायर किया, उसने कुछ रूल्स भी नए बनाए, कुछ जो है उसने देखा कि मेंबर सही तरह काम भी नहीं कर रहे, तो मज़ीद डाउन साइजिंग हुई, उस ग्राफ का साइज़ मज़ीद छोटा हो गया। ठीक है, अब मज़ीद आगे टाइम गया, फिर सर्टन और 3 इयर्स गुजरे,
2020 के स्टार्ट में 19 और 20 ईयर में उनकी जो अप्रेजल्स बनाई गई, कंपनी ने देखा कि किसको इंसेंटिव दें, किसको ना दें, किसको निकालें, क्या करें, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ इतने से लोग थे जो सही काम कर रहे थे और बाकी सब लोग गलत काम कर रहे थे, उसने सबको निकाल दिया। तो हमने क्या देखा कि 2010 में हमारी जो कंपनी है उसकी वर्कफोर्स इतनी थी और 2020 में वो चल के इतनी बन गई। तो जिस प्रिंसिपल के तहत इतना साइज इतना हुआ, हम उसको कहते हैं डाउन साइजिंग। ठीक है, ये मैंने आपको इस तरह ये बताया है। लेट्स सपोज ईयर बाय ईयर ये होता होता कम होता गया डाउन साइजिंग। अब डाउन साइजिंग जो है वो कंपनी किसी भी रूल की बेस पे कर सकती है। समटाइम्स कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस इस बेस पे डाउन साइजिंग करती हैं कि उनके मेंबर सही वर्क नहीं कर रहे होते। समटाइम्स कंपनीज के पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, उनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं होते कि वो इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करवा सकें, तो वो क्या करते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स को मर्ज कर देते हैं, अपने मेंबर्स कम कर देते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं कि एक दो मेंबर्स अगर रखे हैं तो दो मेंबर्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, सो दैट कंपनी जो है वो लेस बर्डनाइज्ड हो कि वो ईच इंडिविजुअल मेंबर को इंसेंटिव भी दे, उसको पे भी दे। ये फाइनेंशियल इशू की बेस पे किया जा सकता है। एक दूसरा इशू क्या हो सकता है कि कंपनी की कुछ शेयरिंग्स थी, ए पार्टी का भी शेयर था, बी पार्टी का भी शेयर था। ए और बी पार्टी में किसी भी तरह के कुछ भी इश्यूज आए तो ए पार्टी ने जो जो मेंबर्स हायर किए थे उसने अपने ग्रज में बी पार्टी की जो हायरिंग्स वाले मेंबर थे वो निकाल दिए, तो क्या हो गया, डाउन साइजिंग हो गई। ठीक है, तो डाउन साइजिंग की डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, लेकिन डाउन साइजिंग का जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो कम कर दिए जाते हैं। इसमें समटाइम्स बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे मेंबर्स को भी कंपनी से निकाल दिया जाता है जो सही परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी रीज़न की बेस पे उनको समटाइम्स निकाल दिया जाता है, डाउन साइज कर लिया जाता है। ठीक है, फिर अगर कोई इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व कर लिए जाते हैं तो समटाइम्स वो स्केल दोबारा भी चला जाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस कि वो क्या सिचुएशन है जिसमें डाउन साइज किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफ़र क्यों करते हैं एक दूसरे से। डिफ़र क्यों करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो साइजेस होते हैं वो डिफ़र होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 मेंबर भी हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं, किसी में 9 भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है कि स्ट्रेटजीज का डिफरेंस हो सकता है। स्ट्रेटजीज का डिफरेंस कैसे हो सकता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ये है और एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ये है, तो क्या होता है, इसके भी कुछ गोल्स होंगे और इसके भी कुछ गोल्स होंगे। ऑब्वियसली इसके वर्क गोल्स होंगे, इसके वर्क गोल्स होंगे, लेकिन इसने वर्क गोल के लिए कुछ और स्ट्रेटजी बनाई होगी, किसी और बेस पे रिक्रूटमेंट की जाती होगी, किसी और बेस पे हायरिंग की जाती होगी। ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने मेंबर्स में, अपने ग्रुप मेंबर्स में कुछ और देखती होगी। तो क्या हुआ, स्ट्रेटजी डिफरेंट हो गई, यहाँ पे और हो गई और यहाँ पे और हो गई। ठीक है, स्ट्रेटजी के अलावा डिफरेंस कहाँ पे फॉल कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ में। जैसे अभी हमने पढ़ा, लेट्स सपोज इसका साइज़ जो है वो 4 मेंबर्स पे बेस कर रहा है, इसका साइज़ 7 मेंबर्स पे बेस कर रहा है। जाहिर है जब साइज़ ही डिफरेंस हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क भी डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, एक और मेन फैक्टर यहाँ पे आता है हमारे पास, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का फैक्टर कैसे आता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, जितने फाइनेंसेस होते हैं, जितनी वो अच्छी तरह वर्क करना चाहता है, या जितना उसका एक स्पैन होता है कंट्रोल का, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, वो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। हो सकता है कि इसके मेंबर्स भी इतने ही हों और इसके मेंबर्स भी इतने ही हों, लेकिन यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है बहुत एडवांस्ड हो, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, वो एट अ टाइम फेस टू फेस भी कम्युनिकेट करवा रहे हों अपने मेंबर्स को, और उनकी वर्चुअल मीटिंग्स भी करवा रहे हों, ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन सर्वेज,
ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो कि सिर्फ फेस टू फेस काम हो रहा हो और जो आउटपुट हो वो देखा जाए कि इसका जो आउटपुट था वो अगर एनुअल निकला तो वो 90% निकल आया, इसका आउटपुट जो था वो 70% था, काम दोनों का एक ही था। तो कहाँ डिफरेंस फॉल कर रहा था? टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में। जो ऑर्गेनाइजेशन जितनी ज़्यादा अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने रिक्रूटिंग प्रोसेसेस को, अपने मेंबर्स के वर्क को जितना ज़्यादा पब्लिक डिमांड के मुताबिक रखती हैं, अप टू डेट रखती हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से रखती हैं, उनका वर्क उतना ही अच्छा जाता है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस अप टू डेट नहीं रहती, टेक्नोलॉजी को सही तरह मेंटेन करके यूज़ नहीं करती, उनका वर्क उतना ही डाउनफॉल का शिकार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर आ जाता है एनवायरनमेंट का। अब एनवायरनमेंट यहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे पास क्या हो सकता है कि जैसे 12 मंथ्स में अगर हम पाकिस्तानी कंट्री की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जैसे 4 सीजन्स आते हैं, तो हर सीज़न में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। दूसरे सीज़न में जब गर्मियाँ होती हैं तो वर्क कंडीशंस हमारी कुछ और होती हैं, हम थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं, हम इतना ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं होते। जब सर्दी होती है तो वो हमें अच्छी लग रही होती है, प्लेजेंट फीलिंग आ रही होती है, लेकिन समटाइम्स हम उसकी जो एक वेदर कंडीशन एक्सट्रीम होती है उसमें भी हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट के जो एक सीज़न है या जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं वो क्या है और हमें किस तरह इफेक्ट कर रहा है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपका कैसा है कि आपका कोई एक मेंबर है, लेट सपोज ये 4 मेंबर्स हैं, तो ग्रुप वन जो मेंबर है उसकी 2 मेंबर से कोई वर्क टसल है, ये कोई और बात करता है, ये कोई और बात करता है। अब हो सकता है कि इनके कोई पर्सनल इश्यूज हों, या हो सकता है कि ये सेम पोजीशन पे बैठे हों और वो कह रहा हो कि मेरी बात मानी जाए या ये कह रहा हो मेरी बात मानी जाए। तो क्या होगा, इससे पूरी जो उनकी टीम है उसका माहौल ख़राब हो जाएगा। इनके कन्फ्लिक्ट का लास्ट लेक्चर्स में हमने कन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट पढ़ा है, आपको पता है कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो इनके कन्फ्लिक्ट का जो असर है उनकी स्ट्रेटजी पे पड़ेगा। स्ट्रेटजी जो है ख़राब होगी तो उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत एक ब्रॉड हमारे पास अम्ब्रेला आ जाती है जिसमें हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर रही है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? आपके कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके बैकग्राउंड्स हो सकते हैं। यानी जैसे हमने ये बात की 1 और 2, तो 1 और 2 के 2 इंस्टीट्यूशंस के क्या होंगे कि हो सकता है 1 जो है वो किसी और फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा, जाहिर है उसकी कोई और फैमिली होगी, सेकंड की कोई और फैमिली होगी। हो सकता है वो जिस फैमिली से ब्रॉटअप उसका हुआ हो उस फैमिली की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसके वर्क को इफेक्ट करेंगी। ठीक है। इसी तरह 2 को कुछ और सिखाया गया, उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, तो जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी उसके वर्क को अफेक्ट करेंगी, उसकी स्ट्रेटजी को ख़राब करेंगी। ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन से कितना ज़्यादा जो है वो डिफ़र कर रहा है वर्क में, बैकग्राउंड में या किसी भी चीज़ में। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और एम्प्लॉय बिहेवियर जो है वो किस तरह से रिलेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने आज के पूरे लेक्चर में देखा कि स्ट्रेटजी, साइज, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स को बना रही होती हैं। तो जब ये जितना अच्छा काम कर रही होंगी, जाहिर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन उतना अच्छा वर्क कर रही होगी, हमारे जो लेबर है उसका बिहेवियर इतना ही अच्छा होगा एक दूसरे के साथ। जब ये सही तरह एक दूसरे से कंबाइन नहीं हुई होंगी तो जाहिर है इनका वर्क ख़राब होगा, और इनका वर्क ख़राब होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? बेसिकली हमने देखा कि हमारे पास ऑल्टरनेट डिज़ाइन ऑप्शंस कौन कौन सी होती हैं। उसमें हमने वर्चुअल डिज़ाइन को स्टडी किया, टीम स्ट्रक्चर को स्टडी किया, सर्कुलर स्ट्रक्चर को स्टडी किया। उसके बाद हमने डाउन साइजिंग का कंसेप्ट देखा कि वो क्या होता है, बेसिकली डाउन साइजिंग होती क्या है, डाउन साइजिंग की क्या रीजंस, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे। फिर हमने स्ट्रक्चर की बात की,
स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि स्ट्रेटजीज डिफरेंट हो सकती हैं, साइज डिफरेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ डिफरेंट हो सकता है, एनवायरनमेंट में डिफरेंस आ रहा होता है, इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब ये सारे डिफरेंसेस आ रहे होते हैं तो ये डिफरेंसेस हमारी एम्प्लॉय के बिहेवियर पे, हमारी लेबर फोर्स पे किस तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसका चैप्टर भी क्लोज होता है और हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।